गुड मॉर्निंग। सो लास्ट लेक्चर में हमने दो प्रकार के सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस किया था। पहले पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स और दूसरे नॉन पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। जो पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं और इसलिए इनके जो रिसेप्टर्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ही पाए जाते हैं। हमने इनके कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस किया था, जैसे कि हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, इसके अलावा कुछ अमीनो एसिड्स के डेरिवेटिव्स हैं, इसके अलावा जो हमारे पेप्टाइडल हार्मोन्स हैं, चाहे वो जीएच हो, एलएच हो, एफएसएच हो, एसीटीएच हो, प्रोलैक्टिन हो, ऑक्सीटोसिन हो, ये सब एग्जांपल्स हैं हमारे पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के। दूसरी तरफ हमने बात की थी नॉन पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की। जो नॉन पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस कर जाते हैं और इसलिए इनके रिसेप्टर्स जो हैं वो या तो साइटोसोल में होते हैं या फिर न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और इनके एग्जाम्पल्स हमने देखे थे, जैसे कि कुछ जो स्टेरॉइडल हार्मोन्स हैं, चाहे वो एस्ट्रोजन हो, चाहे वो टेस्टोस्टेरोन हो, प्रोजेस्टेरोन हो, ठीक है। इसके अलावा हमारे जो रेटिनोइक एसिड है या फिर जो थायरोक्सिन हार्मोन है या फिर विटामिन D3 है, ये सब के सब जो हैं हमारे नॉन पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं। इसके अलावा कुछ जो गैसियस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हैं, जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये दोनों भी नॉन पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के ही एग्जाम्पल हैं। और इन सब के जो रिसेप्टर्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ना होकर के हमारे साइटोसोल में या फिर हमारे न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। अब ये जो रिसेप्टर्स हैं जो कि साइटोसोल में और जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जा रहे हैं, ये एक्चुअल में क्या है? प्रोटीन्स हैं। और ये प्रोटीन्स की एक सुपर फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसको कि हम न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे रिसेप्टर्स जो कि नॉन पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के रिसेप्टर्स हैं, इनको हम एक कैटेगरी में रखते हैं, ये एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और इनको कहते हैं हम न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी यही है, न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली। हम इनकी स्ट्रक्चर्स के बारे में, ये कैसे फंक्शन करते हैं, क्या इनकी मैकेनिज्म्स हैं, इन सब के बारे में इस टॉपिक के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे, इनकी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो ये रिसेप्टर्स हैं ये करते क्या हैं। सबसे पहली बात तो है कि ये न्यूक्लियस में जाकर के डीएनए के साथ में अटैच होते हैं और डीएनए के साथ में अटैच होकर के जो जीन्स होते हैं इनके आगे, उन जीन्स को एक्टिवेट करवाते हैं, उनको एक्सप्रेस करवाते हैं। तो एक तरीके से ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की तरह काम करते हैं, चाहे वो साइटोसोल में हो चाहे वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर हो। साइटोसोल वाला भी अल्टीमेटली जाएगा न्यूक्लियस के अंदर ही और वहां पर वो जीन्स का एक्सप्रेशन ही करवाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जीन्स के एक्सप्रेशन में जो मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। अब हम देखते हैं कि इनकी जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर कैसे होती है। इनकी स्ट्रक्चर में कुछ अलग अलग जो डोमेन्स हैं वो पाए जाते हैं, उन डोमेन्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। इनकी स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से कुछ होती है, जिसके अंदर की एक जो है ये ऊपर की तरफ, ये है लिगैंड बाइंडिंग डोमेन, जिसके ऊपर की हमारा कोई भी जो लिगैंड होगा, कोई भी जो सिग्नल होगा वो आकर के बाइंड होगा। तो यहाँ पर कोई जो सिग्नल है वो आकर के बाइंड होगा इसके ऊपर, ठीक है। ये है हमारा सिग्नल या लिगैंड जिसको बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा जो इसका डोमेन है वो है हमारा डीएनए बाइंडिंग डोमेन। ये क्या काम करता है? ये जाकर के डीएनए के ऊपर बाइंड होगा, ठीक है। तो ये काम है किसका? डीएनए बाइंडिंग डोमेन का। अब इसकी स्ट्रक्चर अगर देखें हम डीएनए बाइंडिंग डोमेन की, तो इसकी स्ट्रक्चर में चूंकि ये क्या है? प्रोटीन है, जो रिसेप्टर है वो क्या है? प्रोटीन है। तो प्रोटीनियस नेचर होने के कारण ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर किससे मिलकर के बना हुआ होगा? ये अमीनो एसिड्स के द्वारा बना हुआ होगा। अब अमीनो एसिड्स के अंदर भी इसके अंदर एक अमीनो एसिड जिसका नाम है सिस्टीन, सिस्टीन अमीनो एसिड इसमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में, ज्यादा नंबर में पाया जाता है। इसके अलावा बाकी जो हमारे अमीनो एसिड्स हैं वो पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में इसके अंदर सिस्टीन रेजिड्यू पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये सिस्टीन रेजिड्यूज जो हैं इनके साथ में मिलकर के जो पूरा का पूरा जो ग्रुप है, जो पूरी की पूरी प्रोटीन है, ये चार कुछ अलग अलग फिंगर टाइप में प्रोजेक्शंस बनाते हैं। इस तरीके से 1, 2, 3 और 4, ये चार फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाते हैं, ठीक है। तो उनको कहा जाता है फिंगर मोटिफ, उनको कहा जाता है फिंगर मोटिफ। तो चार ये बनेंगे, इनको कहा जाएगा फिंगर मोटिफ, फिंगर मोटिफ। और एक बार फिंगर मोटिफ बन गया तो उसके बाद में इसके बीच में एक जिंक मेटल का आयन आकर के रिसाइड हो जाता है, वो जुड़ जाता है, यहां पर ऐड हो जाता है। तो फिर इसको बोलते हैं जिंक फिंगर मोटिफ, फिर इसको बोला जाता है जिंक फिंगर मोटिफ, ठीक है। अब ये जो जिंक फिंगर मोटिफ है, ऐसे हर एक रिसेप्टर के अंदर दो डोमेन्स बनते हैं। ये जो डीएनए बाइंडिंग डोमेन है, ये दो डोमेन बनते हैं, जिसका एक का तो नाम है
पी बॉक्स और दूसरे का नाम है डी बॉक्स। जो पी बॉक्स है हमारा वो डीएनए के साथ में बाइंड होता है, लेकिन जो डी बॉक्स है वो डीएनए के साथ में बाइंड नहीं होता है। ठीक है, इतनी बात। अब हम देखते हैं कि जो ये पूरी स्ट्रक्चर है, इसकी जो डिटेल स्ट्रक्चर है वो देखते हैं हम। किसकी? न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली के जो मेंबर्स हैं, इनके जो रिसेप्टर्स हैं, ये इनकी डिटेल स्ट्रक्चर हम देखते हैं। ठीक है, सो अभी हमने डिस्कस किया कि जो हमारे न्यूक्लियर रिसेप्टर्स हैं उनकी जो जनरल स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होती है। यहाँ पर लिगेंड बाइंडिंग डोमेन होता है, यहाँ पर डीएनए बाइंडिंग डोमेन होता है, और यहाँ पर आकर के हमारा जो लिगेंड है वो इसके ऊपर बाइंड होता है। अब हम इसकी डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं। चूंकि ये क्या है, एक प्रोटीन है, ठीक है, तो प्रोटीन होने की वजह से इसके ऊपर एक तो एन टर्मिनस होगा और दूसरी तरफ इसका एक सी टर्मिनस होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर ए और बी पार्ट होता है जो कि एक्टिवेशन फैक्टर के रूप में काम करता है, ये इसको एक्टिवेट करवाता है। ठीक है, दूसरा इसका जो सी पार्ट है वो होता है इसका जिंक फिंगर मोटिव। ये जो पार्ट है इसका, ये है जिंक फिंगर मोटिव। और अभी हमने बात की कि इसके अंदर दो बॉक्स होते हैं, एक तो पी बॉक्स होता है और एक डी बॉक्स होता है। पी बॉक्स जो है वो डीएनए के साथ में बाइंड होता है, लेकिन जो डी बॉक्स है वो डीएनए के साथ में बाइंड नहीं होता है। तीसरा जो पार्ट है इसका वो है डी पार्ट है, जो कि है हिंज रीजन। ये जो हिंज रीजन है इसका, ये है डी पार्ट, और इसी के अंदर एक एनएलएस पाया जाता है जो कि है न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सीक्वेंस या फिर न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर जो ई पार्ट है ये है हमारा लिगेंड बाइंडिंग डोमेन। ये जो लिगेंड बाइंडिंग डोमेन है ये है ई पार्ट, और इसके अंदर कुछ अलग अलग साइट्स पाई जाती हैं, जैसे कि ये कोरिप्रेसर होता है और यहाँ पर भी कोरिप्रेसर होता है। तो यहाँ पर कोरिप्रेसर इसको रोक के रखते हैं ताकि ये खुद ही जाकर के वहां पर एक्टिवेशन ना करवा दे। और दूसरी तरफ इसमें एक साइट ऑफ डाइमराइजेशन होती है, जहां से कि जो डाइमराइजेशन जो है वो होता है, दो जो मोनोमर्स हैं उन डाइमर बनते हैं। ठीक है, और तीसरा लास्ट जो पार्ट है इसका वो है एफ रीजन, जो कि है वेरिएबल रीजन। ये भी वेरिएबल रीजन होता है। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है कि जो नॉर्मल जो स्टेट में जब रिसेप्टर होता है तो उस टाइम ये रिप्रेस्ड स्टेट में होता है। ठीक है, रिप्रेस्ड स्टेट में होने का क्या मतलब है कि इसके साथ में एक रिप्रेसर जुड़ा हुआ रहता है। ये जो है ये क्या है, रिप्रेसर, इसको को रिप्रेसर बोलते हैं। ये को रिप्रेसर जुड़ा हुआ रहता है जो कि इसको इनहिबिट करके रखता है, इसको खुद ही जाकर के वहां पर ये एक्टिवेशन कर दे, ऐसा नहीं होने देता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर आकर के हमारा कोई लिगेंड जुड़ता है, कोई सिग्नल आकर के इसके ऊपर जुड़ता है, जो को रिप्रेसर है ये तो हट जाता है और ये बिल्कुल फ्री हो जाता है, एक्टिवेट होकर के ये बिल्कुल फ्री हो जाता है इस तरीके से। और फिर उसके बाद में होता है क्या, डाइमराइजेशन। जो साइट ऑफ डाइमराइजेशन है यहाँ पर, इसकी मदद से ये फिर डाइमराइजेशन होता है, और इस तरीके से जो दो जो रिसेप्टर्स हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं। और इसके बाद में जो ये दोनों के दोनों रिसेप्टर्स जो हैं, दोनों के ऊपर ही सिग्नल जुड़ा हुआ होगा, और ये फिर जाते हैं कहाँ पर, हमारे न्यूक्लियस के अंदर। अगर ये पहले से न्यूक्लियस के अंदर है तब तो है ही, लेकिन अगर ये साइटोसोल की बात हो रही है यहाँ पर, तो साइटोसोल से ये जाएंगे न्यूक्लियस के अंदर। और हमारा जो डीएनए है, इस डीएनए के ऊपर कुछ सीक्वेंस होते हैं जिनको कि हम हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट कहते हैं। जैसे मान लो कि ये वाला जो सीक्वेंस है ये है हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट। इसके आगे की तरफ, इसके आगे कोई जीन होता है और ये होता है हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट। तो ये जो दोनों डाइमर जो है, ये डाइमर जाकर के इसके ऊपर इस तरीके से जो है बाइंड हो जाएगा। ठीक है, और इसको एक्टिवेट करवा देगा। अभी जो एक्टिवेशन की प्रोसेस है ये हम अभी इसके बाद में देखेंगे। तो इस तरीके से जो इसकी पूरी प्रोसेस है ये होती है। पहले ये को रिप्रेसर की फॉर्म में साइटोसोल में जब पाया जाता है तो ये रिप्रेस्ड स्टेट में होता है, एक्टिवेट नहीं होता है। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर हमारा जो लिगेंड है, सिग्नल है, वो आकर के बाइंड होता है, ये एक्टिवेट होता है। इसका जो रिप्रेसर है वो यहाँ से रिमूव हो जाता है, और ये इस तरीके से जो दो मोनोमर्स होते हैं, पहले ये मोनोमर की फॉर्म में ही होता है और उसके बाद में दो मोनोमर्स मिलकर के एक डाइमर बनाते हैं, और ये डाइमर जो है ये लोकलाइज होकर के, अब जैसे ही ये यहां से रिप्रेसर हटता है उसके साथ ही इसका जो एनएलएस जो है ये एनएलएस एक्सपोज हो जाता है। यहाँ पर ये एनएलएस एक्सपोज हो जाता है, और एनएलएस का काम क्या है, एनएलएस जो है वो लोकलाइज करता है कि कहां पर हमारा जो हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट जो है एचआरई, ये एचआरई कहां पर है डीएनए के अंदर, तो उसको जाकर के ये लोकलाइज करता है, और इस तरीके से फिर ये जो जीन है उसका एक्सप्रेशन करवा देता है। सो अब हम बात करते हैं कि जो न्यूक्लियर रिसेप्टर्स हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो मेनली ये दो टाइप के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जो रिसेप्टर्स हैं वो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमारे साइटोसोल के अंदर पाए जाते हैं। जो टाइप 1 के जो रिसेप्टर्स हैं ये प्रेजेंट इन साइटोसोल। ठीक है, दूसरी तरफ जो टाइप 2 के जो रिसेप्टर्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, ये प्रेजेंट इन न्यूक्लियस।
अब जो साइटोसोल में पाए जाते हैं ये होमोडाइमर की फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब जब ये नॉर्मली तो मोनोमर के फॉर्म में होते हैं, लेकिन जैसे ही ये इनके ऊपर सिग्नल आकर के बाइंड होता है तो ये जब डाइमराइजेशन होता है इनका, तो ये होमोडाइमराइजेशन होता है। जो साइटोसोल में पाए जाते हैं उनका होमोडाइमराइजेशन होता है, होमोडाइमराइजेशन। और जिसका क्या मतलब है कि एक जैसे ही दो जो रिसेप्टर्स हैं वो आकर के एक साथ बाइंड होते हैं। मान लो कि ये एक रिसेप्टर है, ठीक है, तो दूसरा भी ऐसा ही रिसेप्टर जो है वो इसके साथ में आकर के बाइंड होगा। दूसरी तरफ जो टाइप 2 के जो रिसेप्टर्स है इनका न्यूक्लियस के अंदर जो कि पहले से ही डीएनए के ऊपर बाइंड होते हैं, ये हेटेरोडाइमर के फॉर्म में, हेटेरोडाइमर के फॉर्म में बाइंड होते हैं। ठीक है, तो ये यहां पर इनका क्या हो रखा होता है, हेटेरोडाइमराइजेशन, हेटेरोडाइमराइजेशन। ठीक है, तो ये अगर एक रिसेप्टर ये है तो जो दूसरा रिसेप्टर होगा वो कुछ अलग होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हेटेरोडाइमराइजेशन इनका हो रखा होता है। ठीक है, तीसरी बात यह है कि ये जो रिसेप्टर्स होते हैं टाइप 1 वाले रिसेप्टर्स, ये इनके साथ में एक को रिप्रेसर जुड़ा हुआ होता है जिसका नाम है HSP90। HSP90 ये एक चैपेरोन है, ठीक है, और ये इसको रिप्रेस करके रखता है। जो HSP90 है ये हमारे टाइप 1 के जो रिसेप्टर्स हैं इनको रिप्रेस करके रखता है। दूसरी तरफ जो हमारे टाइप 2 के जो रिसेप्टर्स हैं ये न्यूक्लियस के अंदर बाउंड टू HRE, ये HRE के साथ में बाइंड रहते हैं। जो डीएनए है हमारा उसी के साथ में ये बाइंड रहते हैं। ठीक है, और इनको भी रिप्रेस करके रखा जाता है। ठीक है, और इस तरीके से ये जब तक लिगैंड इनके पास में नहीं आता है तब तक ये रिप्रेस्ड स्टेट में ही रहते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें हम, तो जो टाइप 1 जो है इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे जो टेस्टोस्टेरोन है, जो हमारे एस्ट्रोजन है, जो प्रोजेस्टेरोन है, चाहे वो ग्लूकोकोर्टिकोइड हो चाहे वो मिनरलोकोर्टिकोइड हो, मतलब कि जो सारे के सारे स्टेरॉइडल हार्मोन्स जो हैं उन वो सारे के सारे टाइप 1 के एग्जाम्पल्स हैं। मतलब इनके जो रिसेप्टर्स होंगे वो साइटोसोल के अंदर पाए जाएंगे। जैसे ही ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं या जो सिग्नल्स हैं ये इसके ऊपर बाइंड होंगे, ये होमोडाइमराइजेशन हो जाएगा इनका, और ठीक है, और उसके बाद में ये लोकलाइज होकर के हमारा जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के अंदर चले जाएंगे। दूसरी तरफ जो टाइप 2 के जो हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर ही पाए जा रहे हैं हेटेरोडाइमर के फॉर्म में, ये इनके एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो इनके एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि विटामिन D3 है, जैसे कि रेटिनोइक एसिड है, रेटिनोइक एसिड है, जैसे कि हमारा जो थायरोक्सिन है, थायरोक्सिन है। तो ये सब जो है ये सीधे के सीधे न्यूक्लियस में जाते हैं, और न्यूक्लियस में जाने के बाद में जो ये रिप्रेस्ड स्टेट में जो HRE के साथ में बाइंड रिसेप्टर होता है उसको एक्टिवेट करवाते हैं ताकि जो जीन एक्सप्रेशन है वो आसानी से हो सके। तो इस तरीके से अलग अलग ये रिसेप्टर्स हैं। अब हम देखते हैं कि टाइप 1 के जो रिसेप्टर्स हैं वो कैसे काम करते हैं, क्या इनकी मैकेनिज्म होती है इनकी फंक्शन करने की। ठीक है, तो हमें एक बार तो हम टाइप 1 के रिसेप्टर्स की देखेंगे और उसके बाद हम टाइप 2 के रिसेप्टर्स की जो मैकेनिज्म है वो देखते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप 1 रिसेप्टर्स की जो सिग्नलिंग है वो किस तरीके से होती है, क्या उसकी मैकेनिज्म होती है। टाइप 1 रिसेप्टर्स के जो एग्जांपल्स हैं वो हमने देख लिए हैं, जैसे कि हमारे ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हैं, मिनरलोकोर्टिकोइड्स हैं, बाकी जो स्टेरॉइड्स हैं, ये सब किस में आते हैं, हमारे टाइप 1 रिसेप्टर्स के अंदर आते हैं, और उनके जो रिसेप्टर्स हैं वो हमारे साइटोसोल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम इसका जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो है ग्लूकोकोर्टिकोइड रिसेप्टर्स का एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स आपको पता है कि हमारे जो एड्रीनल कोर्टेक्स है उसके द्वारा ये रिलीज किया जाता है, और लगभग हर सेल के अंदर इसके जो रिसेप्टर्स हैं ये पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल में ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। तो इस तरीके से ये लगभग हर सेल के अंदर इसके जो रिसेप्टर्स हैं ये पाए जाते हैं। तो ये किसी भी सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ये सीधे अंदर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नॉन पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है। अब क्या होता है कि जैसे ही ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आया तो ये अंदर चला गया। कहाँ पर चला गया? ये है साइटोसोल अपना, ये है साइटोसोल। ठीक है, अब इसके अंदर जो रिसेप्टर है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जो हमारा साइटोसोल है उसके अंदर ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का जो रिसेप्टर है वो इनएक्टिव फॉर्म में, इनएक्टिव ग्लूकोकोर्टिकोइड रिसेप्टर के फॉर्म में होते हैं, और इनके साथ में कुछ चैपेरोन्स जुड़े हुए होते हैं जैसे कि HSP90। तो ये इसको इनएक्टिव करके रखता है। ठीक है, अब जैसे ही इसके ऊपर सिग्नल आकर के बाइंड होता है तो ये क्या होगा, इसका जो न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सीक्वेंस है या जो न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल है ये इसका एक्सपोज हो जाएगा, और ये
एक एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, और जैसे ही एक्टिव फॉर्म में आएगा तो ये आपस में डाइमराइजेशन होगा इसका, जो एक मोनोमर है ये इस तरीके का दूसरा जो मोनोमर है उसके साथ में मिलकर के डाइमर का फॉर्मेशन कर देगा। अब ये जो डाइमर साइटोसोल में बन गया है ये अब ट्रांसलोकेट कर जाएगा कहां पर, हमारे न्यूक्लियस के अंदर। अब न्यूक्लियस के अंदर जैसे ही जाएगा, जहां पर ग्लूकोकोर्टिकोइड से रिलेटेड जीन है उससे पहले एक हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट होता है, ये जो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है आपको डीएनए के ऊपर, ये होता है हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट। अब ये इसके ऊपर जाकर के इसका जो डीएनए बाइंडिंग डोमेन है उसके पी बॉक्स और डी बॉक्स की अपन ने बात की थी, तो जो पी बॉक्स है, पी बॉक्स की मदद से, पी बॉक्स की हेल्प से ये इसके ऊपर जाकर के अटैच हो जाएगा। अब जैसे ही ये इसके ऊपर अटैच होता है तो ये एक को एक्टिवेटर को रिक्रूट करवाता है। तो जैसे ही ये इसके ऊपर बाइंड होगा, यहां पर एक को एक्टिवेटर रिक्रूट होगा और इस को एक्टिवेटर का नाम है HAT, हिस्टोन एसिटाइलेज। इसका नाम है हिस्टोन एसिटाइलेज। हिस्टोन एसिटाइलेज जो है ये क्या करवाता है, ये हमारे जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं जिनके ऊपर की डीएनए हमारा कोइल हो रखा होता है उनके ऊपर एसिटाइलेशन करवाता है। और जैसे ही ये हिस्टोन्स के ऊपर एसिटाइलेशन करवाता है तो क्या होता है कि जो हिस्टोन्स हैं वो अपनी जगह से बिल्कुल थोड़े क्या हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, और उसकी वजह से जो डीएनए है हमारा वो डीएनए हेट्रोक्रोमेटिन की फॉर्म से यूक्रोमेटिन के फॉर्म में, जो कि ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, उसकी फॉर्म में आ जाता है। तो जैसे ही ये HAT आया इसके ऊपर, जैसे ही हमारा जो डाइमर है ये इसके ऊपर बाइंड हुआ, किसके साथ में, किसकी मदद से, जो हमारा डीएनए बाइंडिंग डोमेन है उस डीएनए बाइंडिंग डोमेन की मदद से इसके ऊपर HRE के ऊपर बाइंड हुआ, वैसे ही HAT को रिक्रूट करवाएगा हिस्टोन एसिटाइलेज। हिस्टोन एसिटाइलेज जो है ये इसके जगह जगह जहां पर इसके जो हिस्टोन प्रोटीन्स होंगे उन हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर एसिटाइलेशन करवा देगा। इस तरीके से यहां पर ये एसिटाइलेशन करवा देगा, ठीक है। अब जैसे ही एसिटाइलेशन होता है तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो डीएनए है वो हेट्रोक्रोमेटिन से यूक्रोमेटिन के फॉर्म में चला जाएगा। अब ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव डीएनए की फॉर्म में आ चुका है, ट्रांसक्रिप्शन जो है इसका आसानी से हो सकता है। तो अब इसका जो जीन एक्सप्रेशन है वो हो जाएगा जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। और इसका जो एमआरएनए बनेगा, और एमआरएनए का जब ट्रांसलेशन होगा तो जो भी स्पेसिफिक जो हमारी प्रोटीन्स हैं उनका सिंथेसिस हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारे रिसेप्टर्स हैं, टाइप 1 रिसेप्टर्स जो कि नॉन पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के रिसेप्टर्स हैं, स्टेरॉइडल हार्मोन्स जो है हमारे उनके रिसेप्टर्स हैं, जैसे कि ग्लूकोकोर्टिकोइड का रिसेप्टर हो गया। तो ये इस तरीके से इनकी जो मैकेनिज्म होती है, पहले ये साइटोसोल के अंदर आते हैं, साइटोसोल में रिसेप्टर के साथ में बाइंड होते हैं, उसको एक्टिवेट करवाते हैं, उसका एनालिस जो है न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सीक्वेंस जो है उसको एक्सपोज करवाते हैं। ये साइटोसोल से निकल करके और न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जाकर के ये लोकलाइज करते हैं कि हमारा जो हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट है वो कहाँ है, उसके साथ में अटैच होते हैं, उसके साथ में अटैच होकर के जो को एक्टिवेटर होता है HAT, हिस्टोन एसिटाइलेज, उसको रिक्रूट करवाते हैं। और जैसे ही ये रिक्रूट होता है तो ये एसिटाइलेशन कर देता है हिस्टोन प्रोटीन्स का, और हिस्टोन प्रोटीन्स का जैसे ही एसिटाइलेशन होता है तो जो डीएनए है उसकी अनकोइलिंग होती है, वो यूक्रोमेटिन के फॉर्म में चला जाता है, और उसका जीन एक्सप्रेशन जो है, जो भी जीन इसके आगे है उसका एक्सप्रेशन आसानी से हो जाता है। तो इस तरीके से टाइप 1 रिसेप्टर्स जो हैं ये काम करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो टाइप 2 रिसेप्टर्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। सो अब हम बात करते हैं टाइप 2 रिसेप्टर्स के बारे में। जो टाइप 2 रिसेप्टर्स हैं वो हमको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। साइटोसोल में जैसे टाइप 1 रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, वैसे ही टाइप 2 रिसेप्टर्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, और ये न्यूक्लियस के अंदर डीएनए के साथ में बाइंड रहते हैं, डीएनए के साथ में बाउंडेड रहते हैं ये। और ये कहां पर, HRE जो हमारा हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट है, हर एक पर्टिकुलर जीन जो है उससे पहले एक हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट होता है, उसके साथ में ये बाइंड रहते हैं, और ये हेट्रोडाइमर के फॉर्म में पहले से ही बाउंड रहते हैं, और उनके साथ में एक को रिप्रेसर अटैच्ड होता है। ये जो है ये है हमारा को रिप्रेसर, ये है को रिप्रेसर, ठीक है। ये इसको रिप्रेस करके रखता है ताकि जो हमारे रिसेप्टर्स जो हैं ये आगे जीन एक्सप्रेशंस ना करवा सकें, ठीक है। तो ये है HDAC, हिस्टोन डी एसिटाइलेज, जहां वहां पर हमने देखा था कि हिस्टोन एसिटाइलेज को रिक्रूट किया जाता है, लेकिन यहां पर क्या है, हिस्टोन डी एसिटाइलेज है। तो मतलब ये जो डीएनए है इसको एसिटाइलेशन इसके ऊपर नहीं होने देगा। तो वैसी बात है कि ये जो हेट्रोक्रोमेटिन के फॉर्म में जो डीएनए था वो हेट्रोक्रोमेटिन की फॉर्म में ही रहेगा, यूक्रोमेटिन की फॉर्म में नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये इसका को रिप्रेसर का काम होता है। दूसरी बात, अब ये क्या होगा, ये हेट्रोक्रोमेटिन के फॉर्म में है तो इसका जीन एक्सप्रेशन नहीं होगा। अब क्या होता है, अब होता है कि थायरोक्सिन हार्मोन की सिग्नलिंग, ठीक है। जैसे ही थायरोक्सिन हार्मोन यहां पर आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, हमको पता है कि ये नॉन पोलर सिग्नल है, तो ये क्रॉस कर जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, और फिर यहां से ये जाता है सीधे ही न्यूक्लियर पोर्स जो है हमारे, उन न्यूक्लियर पोर्स से निकल करके और ये जाता है हमारे रिसेप्टर्स के ऊपर, यहां पर ये बाइंड होता है। अब ये जैसे ही
रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर के बाइंड होता है, वैसे ही हमारा जो को रिप्रेसर था ये तो डिसोसिएट हो जाता है, को रिप्रेसर तो डिसोसिएट हो जाता है और इसकी जगह पर एक को एक्टिवेटर को रिक्रूट किया जाता है। और को एक्टिवेटर का नाम क्या है? ये हिस्टोन डीएसिटाइलेज है को रिप्रेसर, तो एक्टिवेटर क्या होगा? हिस्टोन एसिटाइलेज। ठीक है, तो जैसे ही यहां पर आकर के हमारा सिग्नल बाइंड हुआ, वैसे ही को रिप्रेसर हिस्टोन डीएसिटाइलेज यहां से डिसोसिएट हुआ और यहां पर एक इस तरीके से ये है हमारा को एक्टिवेटर। को एक्टिवेटर, इस को एक्टिवेटर को रिक्रूट किया जाता है, यहां पर इसको लाया जाता है और इसका नाम है हिस्टोन एसिटाइलेज। जो टाइप 1 सिग्नलिंग के अंदर था वही टाइप 2 सिग्नलिंग के अंदर जो एसिटाइलेज जो है हिस्टोन एसिटाइलेज ये यहां पर रिक्रूट किया जाता है। ये आकर के करेगा क्या? वही सेम प्रोसेस जो हमारे क्रोमेटिन मॉलिक्यूल्स जो होंगे, क्रोमेटिन्स के ऊपर ये हिस्टोन प्रोटीन जो होता है, क्रोमेटिन्स के अंदर जो हिस्टोन प्रोटीन होता है उसके ऊपर ये एसिटाइलेशन कर देगा, उसके ऊपर एसिटाइल ग्रुप का एडिशन कर देगा। और जैसे ही एसिटाइल ग्रुप का एडिशन करेगा तो ये जो पहले हेट्रोक्रोमेटिन के फॉर्म में था, ये था हेट्रोक्रोमेटिन के फॉर्म में, ये अब हो जाएगा यूक्रोमेटिन के फॉर्म में। अब यूक्रोमेटिन जो है वो आपको पता है कि ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव डीएनए होता है। अब अगर ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव हो गया है तो अब इसका जो एक्सप्रेशन है वो आसानी से हो जाएगा और यहां पर जो जीन है वो एक्सप्रेस हो जाएगा, जीन एक्सप्रेशन जो है वो यहां पर हो जाएगा। और इस तरीके से जो टाइप 2 रिसेप्टर्स हैं इनकी सिग्नलिंग होती है, चाहे वो थायरोक्सिन हो, चाहे वो रेटिनोइक एसिड हो, चाहे हमारा वो विटामिन D3 हो, इन सभी की जो सिग्नलिंग है वो इसी तरीके से होती है। तो ये हो गए हमारे टाइप 1 रिसेप्टर्स। और जो टाइप 2 रिसेप्टर्स हैं इनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, इनकी जो मैकेनिज्म है वो कैसे होती है। अब ऐसे ही एक नॉन पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स में हमने जब इसके एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे तो उस टाइम मैंने बताया था आपको कि जो कुछ गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये भी नॉन पोलर सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड की जो सिग्नलिंग है वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच।